हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग यूपी टेट के लिए समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा, तो ये होती है कि हम कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्तिगत भिन्नता को मतलब बिना देखे हुए एक साथ एक ही कक्षा में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो अब ऑप्शन देखते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करना, सिर्फ नहीं। विशिष्ट स्कूलों की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद भी सामान्य स्कूल प्रणाली में शामिल करना, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामूहिक शिक्षा का जो दर्शन है वह यही है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुसार। ये हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए इसमें जो दिव्यांग हैं, सामान्य हैं, वंचित हैं, सभी एक साथ पढ़ें। इसलिए इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, वंचित समूह के अंतर्गत वे बच्चे आते हैं जो। वंचित समूह के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हों, नहीं। केवल शारीरिक रूप से अक्षम हो, बिल्कुल नहीं। भाषा, धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र के आधार पर मुख्य धारा से अलग रह गए हों, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वंचित समूह का अगर हम अर्थ की बात करें तो ये केवल गरीबी नहीं है कि केवल आर्थिक गरीबी, उसको आप नहीं देख सकते हैं वंचित समूह से संबंधित। इसमें वे बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से शिक्षा के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं, उन्हें वंचित रखा जाता है ना। ऐसे बच्चों को हम वंचित समूह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया अगर हम यहाँ से देखें डिसलेक्सिया को, तो ये आपका होता है पढ़ने और बरतने के लिए, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रीडिंग एंड स्पेलिंग के लिए। डिसलेक्सिया जो होती है वो भाषा प्रसंस्करण जो है एक विकार है, आपको पहले ये समझना है। इसमें क्या होता है कि अक्षरों को पहचानने में या शब्दों को डिकोड करने में और प्रवाह के साथ पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा जो कठिनाई होती है उसको ही हम बोलते हैं डिक्लेसिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। डिस्कैल्कुलिया के से ग्रसित बच्चों को सबसे अधिक समस्या कहाँ होगी? तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर कैलकुलिया आप यहाँ देख रहे हैं कैलकुलिया, तो ये हो जाएगा हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन से। और जिसमें कैलकुलेशन किस में होती है? गणित में होती है। चिन्हों की, पहाड़ों को, गणनाओं को याद करने में जो समस्या होती है उसको ही हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अंगणित संक्रियाओं और संख्याओं को समझने में, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक का केवल काम जो है सिलेबस पूरा करना नहीं होता है। क्या काम होता है? बच्चे को विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार पहचान कर आगे बढ़ाना, प्रत्येक बच्चे को, है ना। किसी एक विशिष्ट बच्चे को नहीं या पिछड़े बच्चे को, सभी बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता को उनकी पहचान कर उनको आगे बढ़ाना ही जो है समावेशी शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमता प्राप्त करे। क्या ये सही है? या कक्षा के लिए एक मानक निर्देश निर्धारित करे, या ये सही है? तो इसका जो है वो सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा जो है अपनी क्षमता के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करे। देखो लिखा है ना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके यूपी टेट में पूछता भी है। तो इसका जो है प्रभावी तरीका है पहचान का, देखो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी आप पहचान सिर्फ ग्रेड से नहीं कर सकते कि उनको ज़्यादा नंबर आए हैं उनके तो वो प्रतिभाशाली बच्चा है, नहीं। आप ग्रेड से नहीं उनको केवल पहचान सकते हैं, उनके सोचने का तरीका, उनका आईक्यू लेवल, है ना, वो उनकी असली पहचान होती है। जैसे 130 प्लस है अगर आईक्यू लेवल,
तो वो प्रतिभाशाली बच्चे के अंतर्गत आते हैं, या 120 प्लस हम मान के चलते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए 120 प्लस, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। डिस्प्रैक्सिया का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो डिस्प्रैक्सिया की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो होता है मस्तिष्क और शरीर के बीच में तालमेल की कमी होती है, उसी के कारण इस डिस्प्रैक्सिया होता है। बच्चा जैसे बटन लगाने में, पेंसिल पकड़ने में, गेंद फेंकने में, इस तरीके के कामों में कठिनाई उसको जो है महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं मोटर स्किल, है ना। मोटर स्किल उसके अच्छे नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सूक्ष्म और स्थूलगामक कौशलों के समन्वय से, बिल्कुल जो मोटर स्किल है उसके समन्वय में होता है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी कक्षा में विभेदीकृत निर्देश का अर्थ क्या है? तो विभेदीकृत निर्देश के अर्थ की बात करें तो एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण रणनीतियां जो बनाई जाती हैं, उनका उपयोग किया जाता है, उसको ही हम विभेदीकृत रणनीति कहते हैं। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। विभेदीकृत को आप या विभेदीकरण को आप कंफ्यूज मत होना, अलग करने से इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है हम प्रत्येक बच्चे की उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के अनुसार उनके लिए अलग अलग जब रणनीति बनाकर शिक्षण कराते हैं, उपयोग करते हैं, उसको ही हम विभेदीकृत क्या कहते हैं? निर्देश कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में बदलाव करना, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। रचनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, कौन होता है? क्रिएटिव कौन हो सकता है? तो क्रिएटिव वही हो सकता है जो अपसारी चिंतन जिसके पास है, जो अपसारी चिंतन कर सकता है। रचनात्मक बच्चा क्या होता है? लीड से हटकर सोचता है, बाकी बच्चों से हटकर उसकी सोच होती है। वो एक ही समस्या के उसके पास कई सारे जो है समाधान होते हैं। ऐसे बच्चों को ही हम रचनात्मक बच्चा कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जब बच्चे जो हैं वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं तो उन बच्चों के पास अनुभव की कमी नहीं होती है, बस उनकी भाषा या संस्कृति अलग हो जाती है ना। तो और शिक्षक को उन्हें क्या करना चाहिए? संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उनको हीन भावना से देखना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करना, बिल्कुल अलग उनको बैठा नहीं सकते हैं। बहुत सारा लिखित कार्य देने से वो उनका कोई वो है नहीं लाभ उसमें। उन पर ध्यान ना दें, ऐसा क्यों? ये तो फिर अच्छा नहीं होता है ना। एक शिक्षक के तौर पर आप कुछ बच्चों को, अगर वो वंचित पृष्ठभूमि से हैं, आप ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है और यह किस प्रकार की अक्षमता है? तो इसका अगर हम सही जवाब बताएं आपको, या सही आंसर का अगर आपको बताएं, पहले तो हमने इसको सीटेट में भी पढ़ा है। तो एडीएचडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। और पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। व्यवहार संबंधी जो समस्या होती है उसको ही हम एडीएचडी कहते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है उनका ध्यान भटकता है। तो ये क्या है? एक व्यवहारिक और ध्यान संबंधी विकार ही तो है कि वो अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उनका व्यवहार एकदम स्टेबल नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 की बात करें या हम आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इसमें सुविधादाता के रूप में शिक्षक को बताया गया है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को बताया गया है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान के निर्माण में मदद करने वाला और रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, है ना। और अनुशासन वाला तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण का क्या तात्पर्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं? LRE। तो
तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है, इसका अर्थ ही होता है कि बच्चे को विशेष स्कूल भेजने की जगह हम सामान्य स्कूल में ही कम से कम पाबंदियों के साथ पढ़ाएं, है ना, जितना संभव हो सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उन्हें जितना संभव हो सके सामान्य छात्रों के साथ शिक्षित किया जाए। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ग्राफिया विकार का संबंध किससे है? जब भी ग्राफ की बात हो, और ग्राफ किस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से ही तो बनता है। तो ग्राफ जो है, ग्राफ को हम लेखन संबंधी अक्षमता से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होता है? लेखन संबंधी समस्या होती है जब बच्चा स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाता है और लिखते समय शब्दों के बीच में गलत दूरी छोड़ता है, उसको पता ही नहीं होता कितना हमको स्पेस छोड़ना है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसको ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि में त्वरण का क्या अर्थ है? त्वरण की अगर हम बात करें तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है वर्तमान ग्रेड को छोड़कर उन्हें अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, है ना। जैसे कोई बच्चा है और अपनी कक्षा में बहुत अधिक बुद्धिमान है, तो अब हम उसको क्यों सी में रखें? तो उसको बोरियत से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? डबल प्रमोशन या तेजी से उसका आगे बढ़ाना जो होता है उसको हम त्वरण कहते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें क्या को क्या के अनुरूप बदलना चाहिए। देखो, बच्चे के बच हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप नहीं, गलत हो गया। बच्चे माता पिता के अनुरूप बदलने चाहिए, नहीं। परिवेश परिवार के रूप में नहीं, व्यवस्था को बच्चे के रूप में बदलना चाहिए, है ना। इसका मूल मंत्र ही है, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। क्या लिख देते हैं हम? चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे को नहीं बदलना है, हमें हमें सिस्टम बदलना है। हमारा सिस्टम खराब है, बच्चा खराब नहीं है। व्यवस्था को बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करना है? लचीला करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी है? तो इसके लिए सबसे प्रभावी हो जाता है कि हम बच्चे हैं, अब उनमें मानसिक मंदता है, तो अमूर्त विचारों को थोड़ी ना पढ़ाएंगे, है ना। या केवल व्याख्यान विधि नहीं देंगे, उसमें तो छात्र निष्क्रिय रहेंगे, सीखेंगे कब? या स्व अध्ययन के लिए छोड़ देंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कार्यों को छोटे और मूर्त जड़ों में विभक्त करेंगे। क्यों? उससे क्या होगा? उससे जो बच्चे हैं मंद बुद्धि वाले या मानसिक मंद बच्चों को क्या हो जाएगा? जटिल निर्देश समझ नहीं आते हैं, इसीलिए उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और वास्तविक वस्तुओं की सहायता से सिखाना बेहतर होगा। क्यों? जब हम वास्तविक चीजों को दिखाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण देकर समझाना सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है सबसे बेस्ट? ताकि जो आप सीख रहे हैं वो आप स्थायी रूप से सीख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? क्रिएटिविटी की बात हो रही है, तो क्रिएटिविटी का क्या? इसका मतलब ही होता है अपसारी चिंतन। क्या होता है? अपसारी चिंतन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपसारी चिंतन। क्यों? क्योंकि इसका आधार ही जो है वो अपसारी चिंतन है, जहाँ एक बिंदु से होकर विचार कई दिशाओं में फैलते हैं, उसको हम अपसारी चिंतन कहते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? वो कम देख पा रहा है, अब उसके लिए क्या करेंगे? तो उसको क्या चाहिए कि बच्चों को बड़े अक्षरों वाली किताबें दी जाएं, चश्मे, आगे बैठाने जैसी सुविधाएं देकर सामान्य स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखना चाहिए। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? सुनने में क्षमता, अच्छा, सुनने में अक्षम बच्चों के लिए ब्रेल लिपि नहीं है। ब्रेल लिपि होती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने एक पद्धति का आविष्कार किया था, उसमें कितने बिंदु थे? 6 बिंदु थे, है ना। और किसने आविष्कार किया था? लुई लुई ब्रेल जो थे, इन्होंने आविष्कार किया था इस लिपि का। 6 उभरे हुए बिंदुओं के माध्यम से छूकर जो है
पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। स्टेरियोटाइपिंग या रूढ़िवादिता को कम करने के लिए समावेशी कक्षा में क्या आवश्यक है? समावेशी कक्षा में यही आवश्यक है कि हमको क्या करना चाहिए, जो भी बच्चे हैं उन सभी को विदाउट किसी व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए पढ़ाना चाहिए। मतलब रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए जरूरी है कि एक जो शिक्षक है वो कक्षा में यह दिखाए कि जैसे जाति, धर्म, लिंग, व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। अगर ये दिखाएगा तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से मतलब उसको दिखाना चाहिए कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है, उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विभिन्न संस्कृतियों और समूह के सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टीरियोटाइपिंग को कम करने के लिए ऐसा बोलना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी कक्षा शिक्षा में अनुकूलन से क्या तात्पर्य है? काफी अच्छा प्रश्न है, आपको चाहिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अनुकूलन का अर्थ होता है अगर बच्चा नहीं देख सकता तो उसके लिए परीक्षा मौखिक ली जाए, उसे ब्रेल पेपर दिया जाए, है ना। इस तरीके के जो है व्यवस्था की जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाठ चर्चा और मूल्यांकन में छात्र की आवश्यकता अनुसार बदलाव। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का एक कारण हो सकता है? तो अधिगम अक्षमता का कारण हो सकता है तंत्र संबंधी विकार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगम अक्षमताएं क्या है? जैसे डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है, जैसे इस तरीके की जो विकार होते हैं, अक्षमताएं होती हैं, मस्तिष्क की बनावट या कार्यप्रणाली में भिन्नता का कारण होता है, ना कि आलस का कारण। नोट करना है इस बात को कि इसमें जो है वो कार्यप्रणाली में भिन्नता का कारण होती है, ना कि आलस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो औसत से या तो बहुत ऊपर होते हैं, ये लिखा है आपका औसत, ठीक है, ये आपका औसत है इस तरीके से। तो औसत के या तो वो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। तो औसत बालक विशिष्ट श्रेणी में नहीं आता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, ध्यान में रखना है आपको। तो कौन सही हो जाएगा? औसत बालक। विशिष्ट बालक में कौन नहीं आते हैं? जो औसत बालक होते हैं वो नहीं आते हैं, बट जो औसत से ऊपर होते हैं वो आते हैं, औसत से नीचे होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। आरटी एक्ट के अनुसार निजी स्कूलों में वंचित समूह के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 25% आरक्षित हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आरटी 2009 आया था, ये इसका क्या अर्थ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना। ये इसकी धारा क्या थी? इसकी धारा थी 12(1)(c) क्लॉज सी। तो इसके तहत जो है एक निजी स्कूलों में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25% आरक्षण अनिवार्य बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। ऑटिज्म या आत्म विमोह से ग्रसित बच्चे की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बच्चा अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और नजरें मिलाकर बात करने से या दूसरों से जुड़ने में क्या करता है? कतराता है ना। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? उसे सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। बहुसंवेदी शिक्षण का उपयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है? मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो इस तरीके का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है? अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चे केवल सुनकर नहीं सीख पाते, तो उसे दिखाकर, छूकर और अनुभव कराकर भी सिखाया जा सकता है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है, वंचित समूह के बच्चों में हीन भावना रोकने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें दंडित करना चाहिए? नहीं। उनकी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाना चाहिए? क्या इससे हीन भावना कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। उनकी संस्कृति और अनुभव को सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब आप उनकी मातृभाषा और परिवेश को कक्षा में स्थान देंगे तो कक्षा जो छात्र है उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और हीन भावना क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये किसने कहा है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये आपके टर्मन महोदय ने कहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुईस जो टर्मन है उन्होंने आईक्यू पर काफी काम किया है ना। और उन्होंने बताया कि 140 से ऊपर वाले आईक्यू वाले जो बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी शिक्षा में सहकर्मी शिक्षण का क्या लाभ है? पीयर ट्यूटरिंग की बात हो रही है। तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है तो पढ़ाने वाले का ज्ञान पक्का होता है और पढ़ने वाले दोस्त से सीखने में झिझक भी नहीं होती है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छात्रों के बीच सहयोग, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम क्या है? तो केवल पाठ पुस्तक नहीं, सिर्फ पाठ पुस्तक नहीं होती। जब बच्चे सुन नहीं सकते हैं तो उनको देखना और संकेतों के माध्यम से समझना जो होता है वही शिक्षा का मुख्य आधार होता है ना। तो क्या प्रयोग करेंगे? सांकेतिक भाषा और दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पहले तो आप नहीं को नोट डाउन करो, क्योंकि नहीं हाईलाइट करने से आपको आंसर सही ढूंढने में आसानी रहती है। तो अभी क्या बोल रहा है कि सफल समावेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। ठीक है। और पृथक्करण क्या है? समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और नहीं की बात पूछ रहा है तो पृथक्करण जो हो जाएगा यही आपका सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। जो बालक शैक्षिक रूप से अपनी आयु के अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सिरिल वर्ट थे, कौन? सिरिल वर्ट। अगर हम सिरिल वर्ट की बात करें तो उनका कहना था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से नीचे आयु की स्तर की कक्षा कार्य करने में असमर्थ होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक शिक्षक को किस तकनीकी का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें प्रयोग करना चाहिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग। कौन? मस्तिष्क उद्दीलन। बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों की जैसे कोई समस्या पर बिना किसी रोक टोक के और स्वतंत्र रूप से विचार देने को कहा जाता है, जिससे नई और मौलिक सोच जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। भारतीय समावेश संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21A। कब? 86 जो संविधान संशोधन हुआ था, है ना, उसके अंतर्गत कब हुआ था? 2002 में हुआ था। उसके द्वारा ही बोला गया था कि शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, और इसी को उन्होंने मौलिक अधिकार बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी जो शिक्षा है किस दार्शनिक विचार पर आधारित है? तो ये आपकी आधारित होती है मानवता और समानता पर, क्योंकि समान जो है उन सभी को समान शिक्षा दी जाती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, है ना। सभी को शिक्षा का समान मानवीय अधिकार है। एक शिक्षक जो कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये आपको हम दर्शा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का, क्योंकि उसकी क्लास में ज़्यादा बच्चे अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, अलग पृष्ठभूमि से हैं, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न प्रकार की जो है शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? जो कि इमोशनली डिस्टर्ब हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनके लिए जो है, जो बच्चे भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वे तो या बहुत ही अलग थलग हो जाते हैं, है ना, या तो फिर बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनके अंतर्मुखी या अत्यधिक आक्रामक व्यवहार से, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के प्रणेता जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो जॉन ड्यूवी है उनका मानना था कि शिक्षा जो है वो समाज के भीतर ही होती है
और बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने वाली एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसके अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए? उच्च स्तरीय चिंतन और स्वतंत्र परियोजनाएं। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चे क्या करते हैं? सामान्य कार्यों से जल्दी बोर हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें जो भी ऐसे हैं चैलेंजेस हैं उस तरीके के प्रोजेक्ट और टास्क देने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका गामक अक्षमता वाले बच्चों के लिए स्कूल में क्या होना चाहिए? लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात हो रही है, तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? एक रैंप या लिफ्ट की सुविधा करनी चाहिए। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाधा मुक्त वातावरण कहा जाता है, क्यों? ताकि वैसाखी या व्हील चेयर जो है बच्चे भी आसानी से पूरे स्कूल में जा सके, इस तरीके का वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका जेंडर एक संरचना है जबकि सेक्स एक संरचना है। तो जेंडर कैसी संरचना है? तो जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और सेक्स कैसी है? एक जैविक संरचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेक्स जो होता है वो जन्मजात जैविक बनावट है ना, बॉडी की कि ये मेल है ये फीमेल है। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करें तो वह भूमिका है जो समाज तय करता है कि लड़के क्या करेंगे या लड़कियां क्या करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो इसमें मूल्यांकन होना चाहिए आपका सतत और व्यापक, निरंतर चलने वाला होना चाहिए। साल के अंत में नहीं, साल भर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ खेल, व्यवहार और कला को भी शामिल करना चाहिए। अधिगम अक्षम अक्षम बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को फेल करना नहीं, उपचार आप कब करते हैं? उनकी कोई भी गैप है उसको पूरा करने के लिए ही तो आप रेमेडी करते हैं। रेमेडी आप कब करते हैं? उनकी कमियों को दूर करने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण। इसका काम होता है कमियों को दूर करना, उनको सुधारना और बच्चे को आगे बढ़ने से जो भी प्रॉब्लमें रोक रही हों उनको दूर करना। एक समान अवसर का अर्थ समावेशी शिक्षा में क्या है? एक समान अवसर मतलब सभी बच्चों को समान शिक्षा, समान संसाधन उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाता है? प्रत्येक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वंचित समूहों के बच्चों में भाषाई भिन्नता को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? एक बाधा के रूप में नहीं, एक संसाधन के रूप में। हाँ बिल्कुल, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? इस पर अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बात व्यक्तिक भिन्नता है या भाषा ही भिन्नता है, वो एक उसको आप उस तरीके से मत देखो, रुकावट के तौर पे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि बहुभाषिकता जो होती है वो कक्षा में बोझ नहीं होती है, बल्कि अलग अलग भाषाओं के साथ सीखकर बच्चों का जो शब्दकोश है या संज्ञानात्मक जो स्तर है वो बढ़ता है। इसीलिए जो बहुभाषिकता है वो एक संसाधन के रूप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। टॉरेंस के सृजनात्मक परीक्षण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें अगर हम बात करें शामिल क्या नहीं था, तो इसमें है प्रवाह, लचीला, मौलिकता, रटना। बिल्कुल रटना जो है वो शामिल नहीं था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और बाकी के शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये आपका आईक्यू कहलाता है, बुद्धि लब्धि कहलाता है। किस तरीके से? MA/CA इंटू 100, ये होता है आपका आईक्यू का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? तो विशेष शिक्षा में क्या किया जाता है? दिव्यांगों को अलग स्कूल में भेजा जाता है ना। जबकि समावेशी शिक्षा में क्या किया जाता है? उन्हें समान बच्चों के साथ बेंच साझा करने का अधिकार दिया जाता है कि आप समान बच्चों के साथ पढ़ेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? विशेष शिक्षा पृथक्करण पर आधारित है जबकि समावेशी शिक्षा एकीकरण पर। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। समावेशी शिक्षा की सफलता में सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो सबसे अधिक निर्भर करती है शिक्षकों के अभिव्यक्ति परक परिवर्तन पर। बिल्कुल। क्यों?
जब तक शिक्षक का नज़रिया नहीं बदलेगा, वह दिव्यांग हों या वंचित बच्चे हों, उनको बोझ ही समझेगा, है ना? और जब तक समावेशी जो शिक्षा होती है, वो तब तक सफल ही नहीं हो सकती है जब आप किसी चीज़ को बोझ समझने लगते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।